नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जो आपकी आगामी परीक्षाएं DSSB, UKLT, UPLT और अन्य स्टेट की भी जितनी परीक्षाएं हैं तो उनको ध्यान में रखकर ही मैं टेस्ट सीरीज बनाता हूँ। हमारी टेस्ट सीरीज में चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन भाई इस सीरीज पर मैंने अपना कम से कम 2-3 घंटे क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करने में दिए हैं कि भाई किस हिसाब के क्वेश्चन और आपके लेवल के भी हैं। जो इसमें 15 नंबर का स्कोर करेगा वो स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, तमन्नाओं से कहाँ मिलते हैं मंजिलों के शहर, खुद ही चलना पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। आप अपने आप ही आपको फोर्स करना पड़ेगा, अपने आप को धकेलना पड़ेगा मेहनत के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये क्वेश्चन सीरीज। शारीरिक शिक्षा क्रियाकलापों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले आप अपना आंसर लगा लीजिए। बच्चों के जाति व धर्म, बच्चों की लंबाई व वजन, बच्चों के ग्रामीण व शहरी परिवेश, बच्चों की शारीरिक क्षमता व दक्षता की आवश्यकता। तो दोस्तों आप अपना आंसर लगा लिया होगा आपने। तो इसका जो आंसर बताऊंगा तो भाई बच्चों का जाति व धर्म बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि भाई जो एजुकेशन है वो जाति व धर्म का जो खाई है हमारी संकीर्ण मानसिकता है उसी को पाटने के लिए का काम एजुकेशन करती है, और शिक्षक उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों की लंबाई व वजन थोड़ा हो सकता है भाई, बच्चों का शहरी व ग्रामीण प्रवेश बिल्कुल नहीं भाई, सभी बच्चों की नीड एक ही होती है। तो बच्चों की शारीरिक दक्षता एवं आवश्यकता, एजुकेशन कैसी है फिलहाल? चाइल्ड सेंटर्ड। पहले टीचर सेंटर्ड थी, अब कैसी एजुकेशन है? चाइल्ड सेंटर। बच्चों की नीड पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चों की शारीरिक दक्षता व आवश्यकता। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम व क्रियाकलाप ऐसे होने चाहिए जो बच्चों की शारीरिक दक्षता और आवश्यकता के अनुसार हों। ये नहीं कि भाई भाई उनकी आवश्यकता को पूरा करने वाले नहीं हो, उन्हें मानसिक रूप से भी खुश करें और शारीरिक रूप से मजबूत करें और सामाजिक रूप से भी उन्हें कुछ सिखाएं और एजुकेशनल रूप से। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किन 3 व्यक्तित्व के गुणों के कारण शारीरिक शिक्षक दूसरों से अलग होता है? बिल्कुल ठीक है भाई, शारीरिक शिक्षक की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व दूसरे शिक्षकों से अलग होगी। ईमानदारी, अखंडता और विश्वसनीयता, प्रभावी आकर्षण, बेहतरीन स्वास्थ्य और उच्च स्तर की क्षमता, विद्वता, आचरण, व्यवहार, दया, सहृदय, धैर्य। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो पर्सनैलिटी के किन 3 गुणों के कारण अलग होते हैं? ईमानदारी, अखंडता, विश्वसनीयता, प्रभावी आकर्षण, बेहतरीन स्वास्थ्य, उच्च स्तर की क्षमता, विद्वता, आचरण, व्यवहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? शारीरिक शिक्षक का स्वास्थ्य बेहतरीन होगा, प्रभावी आकर्षण होगा, उच्च स्तर की उसकी क्षमता होगी पढ़ाने की, खिलाने की और खुद भी। भाई हमारे कुछ साथी अदरक की तरह निकले हुए हैं फिजिकल एजुकेशन वाले, कहीं से बड़े हुए हैं, आगे से पेट, कहीं से पीछे से कुछ बड़ा है। आप आने वाले भावी शिक्षक हो, आप देश के निर्माता हो, और जो बच्चे हैं वो आपको रोल मॉडल मानते हैं और आपसे सीखते हैं। तो भाई अब हमारा कैंप था एक योगा का, वहाँ पर हमारी एक मैम भाई सीनियर, हमसे थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन भाई उनका जो फिटनेस का स्तर देखा उससे हमें भी और ज़्यादा मोटिव होने की प्रेरणा मिली कि भाई हमें भी अपना स्तर और भी बढ़ाना चाहिए। ऐसे जो प्रभावशाली जो व्यक्तित्व होना चाहिए कि भाई सभी प्रभावित हों। अब मैंने उनका भाई नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट से ही है, लेकिन उनका जो फिटनेस का स्तर देखकर वही हमें भी मोटिवेट होने का और वहाँ की हमें अपना स्तर और भी बढ़ाना चाहिए। तो आप भी भावी शिक्षक हो, अपने आप को, पर्सनैलिटी को अच्छा रखिए ताकि आप कोई भी एक्टिविटी करके खुद दिखा सकें कि भाई टीचर ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता उसे कहते हैं? भाई अधिगम। अधिगम होता है सीखना। नहीं भाई, अधिगम के नियम दिए थॉर्नडाइक ने। किसने भाई? थॉर्नडाइक ने। स्वधारण। स्वधारण अपने आप में धारण करना, प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्या है इसका जो राइट आंसर होगा? आप अपना आंसर लगा लीजिए। कोई भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है वो क्या है?
तो आप अपना आंसर लगा लीजिए, अधिगम, सावधारण व प्रेरणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रेरणा। मोटिवेशन, भाई किसी भी चीज़ से प्रेरणा लेकर आदमी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और आंतरिक प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक व बाह्य। आंतरिक व बाह्य। और आंतरिक प्रेरणा अधिक मजबूत होती है, लेकिन ये बच्चों पर लागू नहीं होती, बच्चों में इतनी समझ विकसित नहीं होती, बच्चों पर बाहरी मोटिवेशन ज़्यादा काम करता है। आगे चलते हैं भाई। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं जॉन डेवी, डॉक्टर राधाकृष्णन, थार्नडाइक, फ्राबेल। आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। उद्दीपन अनुक्रिया फ्राबेल ने क्या दी भाई? किंडरगार्टन जो पद वो दी पढ़ने का, वो किसने दिया भाई? फ्राबेल ने। और भाई डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के को ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, और ये भारत रत्न विजेता भी रहे हैं। जॉन डीवी, प्रयोगवाद का जनक जॉन डीवी है भाई। किलपैट्रिक और जॉन डीवी, और खेली जीवन का सिद्धांत जॉन डीवी ने दिया। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया थार्नडाइक ने भाई। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, और इन्होंने सीखने के नियम दिए, और एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उनका भी जनक थार्नडाइक को माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। सभी मनोवैज्ञानिकों का लगभग मत खेल प्रेरणा होता है। सभी मनोवैज्ञानिकों का लगभग मत खेल प्रेरणा होता है। ये थोड़ा सा भाई हमारी सीरीज में आपको साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ही आपकी आगामी परीक्षा में जल्दी ना ज़्यादा देर आ भाई। जो पीछे डीएसएसबी की परीक्षा हुई थी उसमें भी, और यूकेएलटी में तो 30 नंबर के साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे, और जो सब्जेक्ट में आएंगे वो अलग। तो सभी मनोवैज्ञानिकों का लगभग मत है कि खेल प्रेरणा होता है। पूर्वजों की पूर्वीय स्थिति, संस्कृति की पूर्वीय स्थिति, और भाई वातावरण की पूर्वीय स्थिति, और प्रजातीय प्रभाव। तो भाई खेल प्रेरणा क्या होता है? संस्कृति की पूर्वीय स्थिति, ये खेल प्रेरणा का लगभग ये मत माना जाता है संस्कृति की, क्योंकि खेल हमारे पूर्वजों से ही मिले हैं। और भाई संस्कृति में ही जो संस्कृति क्या होती है, जो एथिक्स, जो नैतिक मूल्य, नियम, और जो खेल वगैरह जो कुछ भी हमें मिला है, त्यौहार, वो सभी संस्कृति से मिले हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी अंततः प्रेरणा है? प्रेरणा आपको बताया था 2 प्रकार की, अंदरूनी और बाह्य। खेल, तरक्की, पुनर्निवेशन, और खेल में दिलचस्पी। आप अपना आंसर लगा लीजिए। कौन सी अतंस्त प्रेरणा है? खेल, तरक्की, पुनर्निवेशन, खेल में दिलचस्पी। खेल और खेल में दिलचस्पी अलग अलग बात है। खेल में दिलचस्पी तभी लेगा आदमी जो वो अंदर से मोटिवेट होगा, उसे चीज़ को पसंद करेगा। शून्य परिकल्पना को कहा जाता है, जीरो रिसर्च को कहा जाता है वही सांख्यिकीय परिकल्पना, शोध परिकल्पना, अंतर्रहित परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। शून्य परिकल्पना को जाना जाता है सांख्यिकी परिकल्पना, शोध परिकल्पना, रिसर्च, और भाई अंतर्रहित परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर है अंतर्रहित परिकल्पना। यूपी के किसी एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आया भी हुआ भाई। आगे चलते हैं दोस्तों। अनुसंधान के प्रस्ताव को यह भी कहते हैं सारांश, संक्षिप्त, संक्षेप और वर्गीकरण। अनुसंधान का जो प्रस्ताव है भाई वो उसे क्या कहते हैं? संक्षिप्त होगा किसी चीज़ को बड़ा करना, और संक्षेप किसी चीज़ को यानी कि संक्षेप में छोटा करके उसी चीज़ को बताना। वर्गीकरण होता है अलग करना। तो इसका जो राइट आंसर है, अनुसंधान के प्रस्ताव को यह भी कहते हैं सारांश, संक्षिप्त, संक्षेप, वर्गीकरण। आप अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संक्षेप। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शोध का विषय नहीं हो सकता, रिसर्च का विषय नहीं हो सकता?
तो भाई क्या नहीं हो सकता? वस्तुएं, विचार, मानव, घटनाएं। आप अपना आंसर लगा लीजिए। शोध का विषय नहीं हो सकता, रिसर्च का विषय नहीं हो सकता। वस्तुएं, विचार, मानव, घटनाएं। घटनाएं भी हो सकती हैं भाई, वस्तुएं भी हो सकती हैं और मानव भी हो सकता। जो नहीं होगा विचार। विचारों का पर कोई भी शोध नहीं किया जा सकता। विचारों को मापने का कोई भी तरीका नहीं है कि भी क्या विचार मनुष्य के, कोई विचारों का सीमित दायरा नहीं है। साइकोलॉजी व्यवहार का अध्ययन हो सकता है, लेकिन विचारों का अध्ययन करना तो भाई विचार तो सीमित नहीं है। आदमी के विचार बार बार बदलते रहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई उत्तक किसे कहते हैं, टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू 5 प्रकार के होते हैं और रक्त भी एक प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। भाई रक्त भी एक टिश्यू है। तो उत्तक टिश्यू क्या होते हैं? 5 प्रकार के हैं भाई टिश्यू उत्तक। क्या होते हैं? समान रचना व विभिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह। समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह। विभिन्न रचनाओं में समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह। उपरोक्त में कोई नहीं। यानी कि भाई समान रचना यानी कि जिनकी रचना समान है लेकिन कार्य विभिन्न करते हैं। जिनकी समान रचना और समान ही कार्य करने वाली कोशिकाएं। और भाई विभिन्न रचनाओं में समान कार्य करने वाली कोशिकाओं समूह। तो उत्तक किसे कहते हैं भाई? आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समान रचना और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह। सेल से ही क्या बनता है? सेल कोशिका जो शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई है और इसी से ही टिश्यू बनते हैं। और टिश्यू 5 प्रकार के हैं और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रान, राइबोसोम, जो साइटोप्लाज्म, गोल्जी ऑपरेटर। तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रान होती है किसी भी कोशिका के ऊपर, ऊपरी परत होती है। राइबोसोम, राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री, राइबोसोम। तो कोशिका के अंदर जो गाढ़ा पदार्थ होता है वो है साइटोप्लाज्म, इसका राइट आंसर है। और गोल्जी ऑपरेटर किसकी? परिवहन चालक की भूमिका शरीर में निभाता है। आपको ये भी याद रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। गोल्जी ऑपरेटर। कोशिका के किस अंग को सेलुलर कर्बेज डिस्पोजल किया जाता है? कोशिका के किस अंग को सेलुलर कर्बेज डिस्पोजल किया जाता है? तो भाई कोशिका के किस अंग को सेलुलर कर्बेज डिस्पोजल किया जाता है? गोल्जी ऑपरेटर्स को, लाइसोसोम को, प्लाज्मा मेम्ब्रान को, साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म एक तरल पदार्थ है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रान बाहरी परत है। और गोल्जी ऑपरेटर है ट्रैफिक मॉलिक्यूल को जो परिवहन करता है, जो उनको नियंत्रित करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की भी थैली कहा जाता है। इसे कोशिका के किस अंग को सेलुलर कर्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, ये इसका राइट आंसर है भाई। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। शरीर के से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है? भाई सुषुम्ना नाड़ी होती है कमर में, ये 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है और यह संकेत भेजती है मस्तिष्क में। तो सेंट्रल सीएनएस और पीएनएस आपको बता चुका हूँ मैं। तो जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है छोटी, और न्यूरॉन के 4 भाग। तो डेंटिस्ट क्या काम करते हैं भाई? डेंटिस्ट जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संकेत पहुंचाते हैं, डेंटिस्ट। ये डेंट्रोन शब्द ग्रीक भाषा के एक पेड़ से लिया गया है। एक्शन क्या होते हैं भाई? एक्शन होता है
जो भाई ये न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन, आपको याद रखना है। और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। एक्सोन क्या होते हैं भाई, जो नाड़ी संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ये लंबे होते हैं और मानव संरचना में 1 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं। और डेंड्राइट्स ये एक्सोन जो मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। और सेल बॉडी जो मुख्य भाग होता है, जो न्यूरॉन का जो मुख्य पार्ट है वो सेल बॉडी है। न्यूरॉन के 4 भाग होते हैं, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी, एक्सन। और जो चौथा भाग है वो आपको कमेंट में बताना है। आप देखता हूँ भाई पीछे भी ग्रुप में, हमारा जो ग्रुप है उसमें पीछे इसी पर ही चर्चा चल रही थी। डेंड्राइट्स, एक्सॉन और सोमा यानी न्यूरॉन, इन पे बात चली हुई थी। न्यूरॉन के 4 भाग हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन। हमारे शरीर में विभिन्न न्यूरॉन हैं और न्यूरॉन की खोज किसने की भाई, वाल्डेयर ने की थी। एक्सॉन क्या है, तना होता है जो न्यूरॉन का, उसे एक्सॉन कहते हैं। 1 मीटर तक लंबी इसकी संरचना हो सकती है और ना यह मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर है एक्सॉन, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई है भाई। हड्डी की जो मसल है के साथ उसे उसकी जो संकुचनशील इकाई, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी और हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी। ऑर्थोलॉजी नहीं भाई, ऑर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन हो जाएगा, हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी, आपको ये याद रखना है। तो इसकी जो संकुचनशील इकाई है, मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई है भाई सर्कोमियर, आपको ये याद रखना है। मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई क्या है, सर्कोमियर, मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई। एक्टिन और मायोसिन नामक के प्रोटीन होते हैं और जेड लाइन वही मायोफाइबर, सर्कोमियर बनकर किसका निर्माण करते हैं, मायोफाइबर का। तो संकुचनशील इकाई है, आप अपना आंसर लगा लीजिए, सर्कोमियर, एक्टिन, मायोसिन, जेड लाइन, मायोफाइबर। मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई सर्कोमियर है भाई। एक्टिनोमायोसिन नामक प्रोटीन होते हैं और मायोफाइबर सर्कोमियर से बनकर किसका निर्माण होता है, सर्कोमियर से मायोफाइबर का। और ये मांसपेशी की संकुचनशील सबसे छोटी संकुचनशील सबसे छोटी इकाई मायोफाइबर है। और वैसे क्या है भाई, सर्कोमियर मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई, आपको ये याद रखना। वह पेशी जो सर को घुमाती है, स्टेनोक्लोमास्टाइड, इसके बारे में मैंने जिक्र भी करा था भी पीछे कोई सी हमारी सीरीज में, इसके बारे में बताया था। स्प्लेनियस कैपिटस, लॉन्गिमस कैपिटस यानी लॉन्गस्कोली भी, जो गर्दन के कान के पीछे की मांसपेशी है, यह लॉन्गस्कोली। और ये तीनों जो मांसपेशियां दी गई हैं ये गर्दन की मांसपेशियां हैं और ये सिर को घुमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत। हमारे शरीर के को वसा तथा टिश्यू, लीन टिश्यू के मेल को कहते हैं फैट और फैट रहित टिश्यू। लीन बॉडी मास, लीन बॉडी मास क्या होता है, वसा रहित टिश्यू। हमारे शरीर के वसा रहित टिश्यू और वसा के मेल को कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन होते हैं जो हम पोषक तत्व लेते हैं। बॉडी कंपोजिशन, मांसपेशियों की ताकत, शारीरिक स्वास्थ्य। तो वसा रहित टिश्यू और वसा सही टिश्यू के मेल को क्या कहते हैं भाई, बॉडी कंपोजिशन। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अनैच्छिक पेशी भाई, मांसपेशियां कितने प्रकार की हैं, आपको बताया था 3 प्रकार की हैं मांसपेशियां। कौन कौन सी भी, ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, जैसे हाथ है भाई, पैर की मांसपेशियां कैसी मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशी। और ये कार्य के हिसाब से बांटी गई। अनैच्छिक जो अपने आप कार्य करती हैं, जैसे भाई हमारी आंत है अपने आप कार्य करती है। और तीसरी है कार्डिक मसल, वो 24 घंटे काम करती है। और संरचना के आधार पर अनैच्छिक पेशियां उनको कहा जाता है रेखित पेशी, कंकाल पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी। हृदय की जो बीच की
परत है वो मांसपेशी की परत है, उसे मायोकार्डियम कहा जाता है। और हृदय की सबसे मोटी परत है, पीछे किसी ने पूछा भी था भाई सबसे मोटी परत मायोकार्डियम ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम अरेखित पेशी भी है। ये आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, इमोशनल संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। स्टेट में यह क्वेश्चन 3 बार आया है भाई, 2 या 3 बार यह क्वेश्चन आ चुका है। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किसने किया। फेडरिक व क्रीक ने, वाटसन और क्रीक ने किया था भाई डीएनए की खोज। हेनरी व पीटर बक, जॉन व क्रोनबैक, जॉन मेयर, पीटर साल्वे। तो एक हरीश साल्वे हैं भाई जो सोलिसिटर जनरल भी रहे हैं हमारे। तो इसका जो राइट आंसर आप अपना लगा लीजिए, हरीश साल्वे अलग हैं, पीटर साल्वे अलग हैं। हरीश साल्वे भारत के सोलिसिटर जनरल भी रहे हैं और भाई जो अंतर्राष्ट्रीय है जो कोर्ट है, न्यायालय है, वहाँ पर उन्होंने भारत की तरफ से केस भी लड़े हैं। तो इसका जो राइट आंसर है भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया भाई जॉन डी मेयर और पीटर साल्वे, ये इसका राइट आंसर है। यह स्टेट में 2-3 बार यह क्वेश्चन आ चुका है और साइकोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वैसे भी भाई जो डीएसएसबी की परीक्षा उसमें भी आ सकता है और आपकी जो यूकेएलटी ग्रेड की है उसमें भी, और यूपीएलटी ग्रेड की। मैंने इस हिसाब से इस क्वेश्चन चूज किए हैं भाई कि भाई आपको अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाए। वैसे तो मैं भी बना दूंगा भाई, कितने क्वेश्चन बनवा लो, ये आसान आसान क्वेश्चन जो चला रहे हैं सीरीज कटाकट बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सोच क्या होनी चाहिए, एक एग्जामिनर की दृष्टि से सोचकर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच साइकोलॉजिस्ट वाज नॉट स्पोर्ट वुमेन साइकोलॉजी। इनमें से कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है वो भाई मानवतावाद की मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है। मानवतावाद का जनक कौन है भाई, इब्राहिम मास्लो। मास्लो ने क्या दिया भाई, मानवतावादी सिद्धांत। और उसका पिरामिड भी मैंने बना के बताया था आपको भाई, भूख, नींद, प्यास, सेक्स, ये 4 जो बेसिक नीड हैं। फिर वही आगे सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, आगे है सम्मान की आवश्यकता और फिर है आत्मसिद्धि। तो भाई इस में से कौन सा मानवतावादी नहीं, मास्लो तो हो गया भाई मानवतावाद का जनक है। आप अपना आंसर लगा लीजिए, फ्राइड, मास्लो, रोजर्स, आर्थर कॉम्बेक्स। तो भाई ये जो निचले तीनों हैं ये मानवतावादी हैं और इसका जो राइट आंसर है फ्राइड। फ्राइड मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया फ्राइड ने। ठीक है भाई, आपको ये याद रखना, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत फ्राइड ने दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी नहीं भाई, ये थ्योरी है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, टाइपिंग में अपने आप मिस्टेक होगी। ब्लैक बॉक्स थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। विच इज़ द थॉट ऑफ स्कूल इन साइकोलॉजी आल्सो कॉल्ड ब्लैक बॉक्स थ्योरी। निम्नलिखित में कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद। व्यवहारवाद के जनक थे वाटसन भाई। कौन थे, वाटसन। और भाई मैंने पूछा भी था संरचनावाद का जनक कौन है, वो गेस्टाल्टवादी कोल्लर व्लादिमीर कोफका क्या देवी गेस्टाल्टवादी थे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोलर ने दिया। संरचनावाद और व्यवहारवाद भाई ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक है जे.बी. वाटसन, आपको ये याद रखना। और जो गेस्टाल्टवादी हैं
वो है कोहलर व्लादिमीर कोफका। आपको कमेंट में एक और जवाब देना है भाई। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, संरचनावाद का जनक। अभी 2-4 दिन पहले मैंने बताया भी था, संरचनावाद का जनक कौन है, आप कमेंट में बताइए। और अपना जो स्कोर है उसे भी कमेंट में ज़रूर बताया करो भाई कि आप कहाँ तक हमारी इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी ये क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। बेल आइकन को दबा लीजिए और ताकि आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भाई मैं अपनी पूरी ताकत के साथ वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।